अध्याय 6 जो होगी उसे हम लोग अवकलज का अनुप्रयोग कहते हैं। तो अवकलज का जो अनुप्रयोग है हम सभी बना पाएंगे यदि बढ़िया से अवकलज को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अवकलज के अनुप्रयोग का अर्थ होता है कि जो हम लोग अभी तक डिफ्रेंसिएशन पढ़े हैं उस डिफ्रेंसिएशन का हम लोग अपने डेली लाइफ में जो रोज रोज की जिंदगी होती है उसमें कौन कौन से प्रयोग में ला सकते हैं, कौन कौन से कामों में हम उसे यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग अवकलज का अनुप्रयोग कहेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अवकलज के जो अनुप्रयोग है उसे किस तरह से अपने जो लाइफ है, जो अपनी जो रोज रोज की जिंदगी है, डेली लाइफ है, उसमें हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा जो पहला उपयोग है वह है राशियों के परिमाण परिवर्तन की दर ज्ञात करने में। तो जिस तरह से अगर कोई राशि है उस राशि की क्वांटिटी अगर बदल रही है तो उस किस दर से बदलती है, कितनी तेजी से बदलती है या कितनी तेजी से बढ़ती है या घटती है, हम लोग उसको मालूम कर पाते हैं अवकलज के अनुप्रयोग से। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक शांत जल तालाब में भरा हुआ है, अच्छी बात है। अगर हम उसमें पत्थर मारते हैं तो पत्थर मारने पर वहां से कुछ इस तरह की वृत्ताकार रूप में वहाँ जो लहरें हैं जल की वो आगे की तरफ, या तरंग है वह आगे की तरफ बढ़ती है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें शुरू में त्रिज्या जब छोटी थी तो इसका क्षेत्रफल कितना था, फिर त्रिज्या बड़ी हो गई थोड़ी सा तो फिर क्षेत्रफल परिवर्तन हो गया, इसके बाद में त्रिज्या और परिवर्तन हुई तो क्षेत्रफल और परिवर्तन हो गया। तो हम लोग इसी तरह के परिवर्तन का जिक्र हम लोग इसमें करेंगे और उसको ज्ञात करेंगे कि किसी भी राशि की जो परिणाम है, जो परिमाण होती है, जो क्वांटिटी होती है, वह किस दर से बढ़ती है या किस दर से घटती है, इसको हम लोग राशियों के परिमाण की परिवर्तन की दर में ज्ञात करेंगे। इसके बाद में इसी तरह से इसमें और आप जैसे ज्ञात कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि गुब्बारा है, आप गुब्बारे में हवा भर रहे हैं तो हवा भरने के समय के साथ किस तरह से उसका जो गुब्बारे का आयतन है वो बदलता जा रहा है, उसके आयतन की परिवर्तन की दर कितनी है, ये हम लोग इससे अवकलज के अनुप्रयोग में जो फर्स्ट लेसन होगी 6.1 उसमें हम लोग राशियों के परिवर्तन के परिमाण में परिवर्तन को दर के हिसाब से हम लोग जान पाएंगे। इसके बाद में दूसरी चीजें हैं वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। हम लोग जो फलन पढ़े हैं उस फलन के अभी तक आप लोग इस फलन को जो अवकलज है, अवकलज में फलनों का ज्यामितीय रूप को नहीं पढ़ पाए। थोड़ा सा हम इसमें ज्यामितीय रूप को पढ़ेंगे। ज्यामितीय रूप का अर्थ होता है ग्राफीय रूप। जैसे किसी फलन की अगर हम जैसे मान लिया है कि y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं कि y बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसका अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से प्राप्त होगी, इस तरह से। तो अगर आप मूल बिंदु के, ये मूल बिंदु है, इसके बाईं तरफ देखें, है ना, और इसी ये दाईं तरफ है, तो अगर हम बाईं तरफ देखेंगे तो देखते हैं कि अगर इस बिंदु से जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी ग्राफ की ऊंचाई घटते जाती है। तो कहेंगे कि बाएं साइड में ये ह्रासमान फलन है। कब? जब आप बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं या ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, बाएं से दाएं की ओर आप जाते हैं। इसी तरह से अगर आप मूल बिंदु के दाएं तरफ जाइए तो मूल बिंदु के दाएं तरफ जाने पर हम क्या होते हैं, इधर भी बाएं से दाएं जा रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, जो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो कहेंगे कि इधर वर्धमान फलन है और इधर ह्रासमान फलन है। तो जब हम लोग लेसन आएंगे 6.2 तो उसमें वर्धमान और ह्रासमान फलनों का ग्राफीय रूप में पहले समझेंगे, इसके बाद में इसको निर्देशित करेंगे, हम लोग जान पाएंगे। इसी तरह से आपका जो तीसरा हम लोग अवकलज का प्रयोग में पढ़ेंगे उसमें स्पर्श रेखाएं और अभिलंब की ढाल तथा उनकी समीकरण। तो आपको अभी बताएं कि हम लोग इसमें ग्राफीय रूप पढ़ेंगे। तो जिस तरह से मान लेते हैं कि कोई इस प्रकार की कोई ग्राफ होगी, आप लोग पढ़े ना, परवल है, अति परवल है, तो इस तरह की मान लीजिए कोई ग्राफ होगी, तो ये इसका इस पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो इस स्पर्श रेखा की जो ढाल है, आप लोग पढ़े ना 11th क्लास में ढाल, वो ढाल कितनी होगी,
ठीक है। या फिर इस स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगी, ठीक। इसके बाद में इस स्पर्श रेखा का जो अभिलंब होगा, जैसे इस पर 90 डिग्री बनेगी, तो इस अभिलंब की ढाल क्या होगी और इस अभिलंब की समीकरण क्या होगी, हम लोग अवकलज के डिफरेंशिएशन के बिल्कुल प्रयोग करके हम लोग पता कर सकते हैं। तो जब हम लोग किसी की डिफरेंशिएशन निकालते हैं किसी इक्वेशन की, जैसे इस वक्र जो है, ये जो कर्व दिया गया है वक्र, अगर वक्र का कोई समीकरण दिया है इस तरह से, और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो इस तरह से आपका जो 2x आएगा, यही इस स्पर्श रेखा की ढाल होगी। और यदि अभिलंब की ढाल निकालनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/dy बाई डी एक्स कर लेते हैं, 1/2x। तो बिल्कुल जब लेसन पढ़ेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से हम इसका ढाल निकाल पाते हैं, किस तरह से स्पर्श रेखाओं की समीकरण ज्ञात की जाती है, इस स्पर्श रेखा की अभिलंब की ढाल और समीकरण कैसे ज्ञात की जाती है। तो बिल्कुल अवकलज के अनुप्रयोग करके ही हम ऐसा कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन के प्रयोग करके ही ऐसा की जाती है। इसी तरह से आपको जो चौथा होगा वो सन्निकटन मान, इसमें हम लोग याद करते हैं। सन्निकटन मान का जैसे आप देखिए, आप √25 का मान तो आप निकाल पाते हैं कि क्या 5, लेकिन अगर दे दे आपको कि √25.83, तो कहा जाए कि इसका मान कितना हो, तो आप कहेंगे कि 5 पॉइंट कुछ होगा। तो कुछ कितनी होगी, तो ये जो करेक्ट जो बताता है इस अवकलज के अनुप्रयोग से, इसकी पूरी सही मान हम लोग निकाल पाएंगे। हम लोग तो अभी 25 का मान √25 का मान 5 निकालना सीखे हैं, लेकिन √25.83 अगर निकालनी होगी इसकी मान, तो इसका मान हम लोग जब डिफरेंशिएशन का अनुप्रयोग करेंगे और उसको प्रयोग करने के बाद में हम निकाल पाएंगे। तो ये आपका सन्निकटन मान हो गया, ये 6.4 में मिलेगी। जो लास्ट आपकी अनुप्रयोग में आपका जो लास्ट लेसन है 6.5, उसमें उच्चतम और निम्नतम मान। तो उच्चतम और निम्नतम क्या है, जैसे आपको बता देते हैं कि मान लेते हैं कि कोई आपके वक्र दिया हुआ है इस तरह से, उसकी ग्राफ खींचने पर ऐसे मिलती है, या फिर कोई वक्र ऐसे दिया गया है, तो इसमें आप लोग इसमें पूछा जाएगा कि किस बिंदु पर सबसे निम्नतम मान होगी। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सबसे निम्नतम मान होगी। देखिए ना, इस पूरे ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पर न्यूनतम मान होगी, और कितने न्यूनतम मान होगी ये हम लोग याद कर पाएंगे डिफरेंशिएशन के उपयोग करके। इसी तरह से इस ग्राफ अगर दिया है, मान लेते हैं y बराबर x², इस तरह की ग्राफ है, तो इस ग्राफ में किस बिंदु पर इसका उच्चतम मान प्राप्त होगा, तो यहाँ पर इसकी उच्चतम जैसे मान प्राप्त होगी, और उच्चतम मान कितनी प्राप्त होगी ये आपको पता लगानी है। तो ये सारा का सारा हम लोग डिफरेंशिएशन के अनुप्रयोग से ही पता लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो पहला है राशियों के परिमाण में परिवर्तन की जो दर है, पहले इसका हम लोग अध्ययन करते हैं, इसके बाद बारी बारी सबका करेंगे। अवकलज के अनुप्रयोग में जो हमारी पहला लेसन है वह राशियों के परिमाण परिवर्तन की दर। तो राशियों के परिमाण परिवर्तन की दर में हम लोग समझेंगे कि किसी तरह की अगर कोई राशि है तो उसके विभिन्न परिमाण हो सकते हैं। परिमाण का अर्थ क्या है, जैसे मान लेते हैं आयत है, तो आयत की जो आपके क्षेत्रफल हो सकते हैं उसके परिमाप हो सकते हैं। इसके बाद में परिमाण का अर्थ कुछ भी हो सकता है, किसी मान लेते हैं कि घन हो तो उसके आयतन भी उसका परिमाण हो सकता है। तो इन विभिन्न तरह की जो परिमाण है वो परिमाण किस प्रकार से बदलते हैं, हम लोग उसके परिवर्तन की दर को देखेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले एक आध उदाहरण लेकर हम लोग समझते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई चित्र, कोई आकृति, मान लिया कि एक वृत्त है, अच्छी बात है। तो इस वृत्त में आप लोग देखेंगे, मान लेते हैं कि इसके परिमाण के किसी बात करते हैं, परिमाण में क्षेत्रफल ही ले लेते हैं। चलिए, तो वृत्त की क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो वृत्त की क्षेत्रफल अगर मान लेते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त की क्षेत्रफल जो होगी वो πr² होती है। तो अगर हम बात करते हैं, आप जरा सोचिए इस पर कि अगर इस वृत्त की त्रिज्या अभी r है तो इसके क्षेत्रफल इतनी है, ठीक है, πr²। अगर इस वृत्त की त्रिज्या बदलने लगे, है ना, इसके बजाय वृत्त की त्रिज्या इतनी बड़ी हो जाए, तो आप बताएंगे, इसमें देखने से पता चलता है
कि अगर r डैश हो जाए त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखने से बिल्कुल पता चलता है कि इस वृत्त की क्षेत्रफल भी बदल जाएगी, इस वृत्त के क्षेत्रफल में भी परिवर्तन आ जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि अगर ये वृत्त है और इसकी वृत्त की त्रिज्या जैसे जैसे बदलेगी, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी, वैसे वैसे क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। इसका अर्थ है कि वृत्त का क्षेत्रफल का जो परिवर्तन है वह इसके त्रिज्या पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वृत्त की जो क्षेत्रफल परिवर्तन की जो दर है, परिवर्तन की जो दर है वह क्या क्षेत्रफल त्रिज्या के अनुसार हो सकती है, त्रिज्या के अनुसार हो सकती है। ठीक है, त्रिज्या के अनुसार हो सकती है। तो अगर हम लोग इस वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर निकाले, वो भी त्रिज्या के अनुदिश, त्रिज्या के सापेक्ष, तो अगर हम क्षेत्रफल को a कहते हैं, तो आप सीधे सीधे अगर हम क्या करें कि वृत्त की क्षेत्रफल के परिवर्तन की अगर दर निकाला जाए, वो भी किसके सापेक्ष, त्रिज्या के अनुदिश, तो आप इस समय इसे dA बाई dr लिखेंगे, है ना। इस तरह से इसके क्षेत्रफल के परिवर्तन होंगे, क्योंकि चूंकि देखेंगे क्षेत्रफल की जो परिवर्तन हो रही है, ठीक है, तो dA और किसके अनुदिश हो रही है, किसके सापेक्ष हो रही है भाई, तो त्रिज्या जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे क्षेत्रफल बदलते जा रही, तो हम बटा में dr लिखेंगे, मतलब त्रिज्या के अनुदिश आपके क्षेत्र जो वृत्त के क्षेत्रफल है वो परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप इसको निकालना चाहें तो देखिए d और a की जगह पर हम लिख देते हैं पाई r स्क्वायर, ठीक, और बटा में dr। इसमें पाई तो अचर संख्या है, तो पाई जब अचर संख्या होगी तो जब डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो पाई को बाहर निकाल देंगे, तो क्या निकलेगा dr स्क्वायर बाई dr। तो इसमें आप लोग पाई हो गया, देखिए ये भी r वाले पद है, ये भी r वाले पद है, तो सीधे सीधे इसकी डिफरेंशिएशन होगी x के पावर n पर, तो n इंटू r के पावर n माइनस वन, n की जगह 2 है ना, 2 माइनस 1। तो इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे तो आपको आ जाएगा 2 पाई और r। तो यही आपसे अगर पूछी जाए कि किसी वृत्त की त्रिज्या के सापेक्ष इसमें क्या उसके क्षेत्रफल के जो परिवर्तन है वो कितना होता है, तो आप बिल्कुल 2 पाई r जवाब देंगे, अच्छी बात है। अब एक बात और सोचते हैं इस पे, अच्छा हम यहाँ पर देखेंगे कि जो r है, r वह आपके प्राचल के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर, और जो a है वह परिमाण हो रहा है। तो राशियों के परिमाण परिवर्तन की दर को हम एक फाइनली लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से dq बाटा dp, जहां जहां जो q होगा वह राशियों के परिमाण होगी, किसी भी राशि हो, कोई भी राशि हो सकती है, उसकी कितनी भी क्वांटिटी हो सकती है, राशियों के परिमाण, और जो p है वह प्राचल होगी, जो हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं वही प्राचल होगी। वैसा ये प्राचल होगा जो q पर निर्भर करेगा, वो पूरा पूरा वो जो प्राचल होगा जो q को निर्भर करता है ना, q को अपने ऊपर निर्भर रखता है, q को निर्भर रखता है। तो यही आपके राशियों के परिमाण परिवर्तन के दर हो गए dq बाई dp। अच्छा एक और बात आप सोच सकते हैं कि हमने देखा कि प्रारंभ में इस वृत्त की त्रिज्या r थी, हम ये देखते हैं कि क्या इस वृत्त की जो क्षेत्रफल है केवल आपके r के अनुदिश ही बदल सकते हैं, या कोई इसमें कोई और राशि होगी जो इसको बदलने पर मजबूर करेगी या उसके अनुदिश बदल सकती है। तो आप जरा सोचिए, मान लेते हैं आप वही उदाहरण लीजिए फिर से तालाब वाले, जैसे एक शांत जल में तालाब में शांत जल थी, उसमें क्या करते हैं कि पत्थर डालते हैं, तो पत्थर डालने पर शुरू में मान लिया कि त्रिज्या इतनी थी, ठीक है,
तो इसकी क्षेत्रफल कुछ अलग थी, त्रिज्या जब और बढ़ गया तो इसकी क्षेत्रफल और बढ़ गई। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या से बदलते जा रहे हैं, त्रिज्या के अनुदिश बदल रही है। लेकिन आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि त्रिज्या भी किसी के अनुदिश बदल रही है। और त्रिज्या किसके अनुदिश बदल रही है? तो त्रिज्या समय के अनुदिश बदल रही है। समय के साथ साथ त्रिज्या भी बढ़ती जा रही है ना? क्योंकि जब मान लिया कि 1 सेकंड था तो त्रिज्या इतनी थी, जब 2 सेकंड हुआ तो त्रिज्या इतनी हो गई, तो 2 सेकंड के बाद क्षेत्रफल भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो क्षेत्रफल परिवर्तन की दर है वह त्रिज्या के सापेक्ष भी बदलेगा और समय के सापेक्ष भी बदलेगा। तो अगर आपको वृत्त की क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर अगर आपको ज्ञात करनी है किसके, समय के सापेक्ष, तो उस समय हमको dA/dt लिखना पड़ेगा, क्योंकि t के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम दो बातें लिख सकते हैं कि कोई अगर परिमाण है, जो परिमाण है वे दो तरह से परिवर्तन हो सकते हैं। परिमाण के लीजिए परिवर्तन की दर, पूरा पूरा लिख देते हैं। परिवर्तन की दर दो तरह से हो सकती है। पहला, उस अपने प्राचल के अनुदिश, प्राचल के अनुदिश, और दूसरा समय के अनुदिश। तो हम लोग इस तरह से परिवर्तन की दर को समझे, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। और एक और हम काम करते हैं, थोड़ा इस पर एक आध गो हम लोग एग्जाम्पल लेकर चेक करते हैं और तब हमको पता चलेगा कि किस तरह से ये बनता है। तो नोट करेंगे इसे। हम लोग दो क्वेश्चन लिए हैं, आपके सामने दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r है ना के सापेक्ष आप ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर हो। तो कह रहा है कि एक वृत्त है, अच्छी बात है, आराम से पहले देखेंगे। आप एक छोटा सा जब हल करें मैथ को, तो आप एक छोटा सा चित्र को इमेजिन करें, उससे कल्पना करें। मान लेते हैं कि एक वृत्त है, तो इस वृत्त की जब मतलब क्या, इसका क्षेत्रफल बदल रहा है। शुरू में छोटा होगा, इसके कुछ समय कुछ बाद इतना होगा, कुछ समय बाद इतना होगा। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वह जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ रही है वैसे वैसे बदल रहा है। एक समय त्रिज्या r का मान जब 5 सेंटीमीटर हुआ तो आप बताइए कि इसका क्षेत्रफल किस हिसाब से बदल रहा है, कितना रेट से, कितना तेजी से वह बढ़ रहा है या कितना तेजी से घट रहा है। तो देखेंगे हम लोग हल करेंगे। तो अब सबसे पहले आप वृत्त के क्षेत्रफल दिया है तो आप वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे, a बराबर पाई स्क्वायर r। फिर कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालिए, वो भी किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो आराम से आप लिखेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर हमें ज्ञात करनी है, परिवर्तन की दर। तो परिवर्तन की दर आपको बताए हैं कि हम लोग उसे dA लिखते हैं और जिसके सापेक्ष करनी है उसे बटा में लिखते हैं। हमें r के सापेक्ष करनी है तो बटा में dr लिखेंगे। तो आप क्षेत्रफल का जो सूत्र लिखे हैं dA का जो सूत्र होता है वो पाई r स्क्वायर, तो आप पाई r स्क्वायर लिख दीजिए और बटा में dr। फिर आपको इसमें डिफरेंशिएशन कीजिए तो पाई का तो डिफरेंशिएशन होगी नहीं, तो जो डिफरेंशिएशन होगी वो r स्क्वायर का, तो हम लोग r स्क्वायर बटा dr लिखेंगे। और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इंटू एक्स के पावर n-1 के हिसाब से होगा। तो इस तरह से ये 2 हो जाएंगे और ये पाई और यह r। तो ये अभी dA/dr का मान आया, मतलब इतना परिवर्तन होता है त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में। जो परिवर्तन है वह 2 पाई r की दर से होती है। तो आपके साथ एक और क्वेश्चन जोड़ दिया है कि जब त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर हो उस समय कितना परिवर्तन होता है। तो सिंपल बात है, आप उसको आप लिख सकते हैं ऐसे कि जब त्रिज्या का मान इस तरह से देखकर ऐसे घेर देते हैं
और यहाँ पर r इक्वल टू 5 लिख देते हैं। मतलब जब त्रिज्या का मान 5 हो तो किस रेट से ये बदलेगा, तो इसमें भी r की जगह आप केवल 5 रख दीजिए, 2 पाई गुना 5 मतलब 10 पाई। और यहाँ पर मात्रक भी हम लोग लिखते हैं, ऊपर में क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक चूंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाटा यहाँ पर त्रिज्या r है तो r का मात्रक सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। इसका अर्थ है कि त्रिज्या 5 रहने पर उसके क्षेत्रफल परिवर्तन के जब दर जो होंगे वह 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर है ना, इस हिसाब से होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका सही अर्थ है ना कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या पर सेंटीमीटर मतलब किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ती है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। इसका सही तात्पर्य यह है, आप इसे आराम से समझेंगे। इसका कहने का अर्थ यही है कि अगर इस वृत्त की त्रिज्या आप 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो इसके जो क्षेत्रफल है वह 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका अर्थ है परिवर्तन का दर यही बताता ही है कि पर यूनिट, पर मात्रक, यूनिट मतलब कोई भी मात्रक हो सकते हैं, सेंटीमीटर के सापेक्ष, मीटर के सापेक्ष, किलोमीटर के सापेक्ष, तो पर यूनिट किसी एक राशि में परिवर्तन के कारण जो दूसरी राशि है उसमें कितनी यूनिट बदलाव होती है, यही हमारी परिवर्तन की दर बतलाती है। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है ना की दर से बढ़ रही है। यहां पर सुनेंगे एक वृत्त है, ठीक, मान लेते हैं कि प्रारंभ में उसकी त्रिज्या इतनी, ठीक है, 1 सेकंड के बाद मान लिया कभी इसकी त्रिज्या क्या थी, r थी, और 1 सेकंड के बाद त्रिज्या क्या होती है, देखिए 3 सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ जाती है। इसका जो नया त्रिज्या मिला वो r+3 होगा। अगर x मानते हैं आप, अच्छी बात है, तो ये x+3 हो जाएगा। अगले 1 सेकंड के बाद यह और बढ़ जाएगा, x+3 में और आपको 3 जोड़ना होगा। इसका अर्थ कहने का यही है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है वह बदल रही है, त्रिज्या भी बदल रही है। किस हिसाब से बदल रही है भाई, तो 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर। इसका अर्थ क्या है कि त्रिज्या के परिवर्तन का यहाँ दर दिया हुआ है, वो भी किसके सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष, क्योंकि पर सेकंड लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि त्रिज्या बदल रही है इसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो dr/dt इक्वल टू कितने लिखे, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये इसके त्रिज्या बदलने की दर है। तो फिर आगे कह रहा है तो वृत्त के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर हो। तो कह रहा है कि आप वृत्त के क्षेत्रफल को बताइए कि किस रेट से वो बदल रहा है, किस रेट से वो भी इंक्रीज कर रहा है वो जब त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर। इसका अर्थ है कि आपके जो वृत्त के क्षेत्रफल है उसके परिवर्तन का दर पूछ रहा है, वो भी समय के सापेक्ष है ना, यहाँ पर समय लगा हुआ है। तो देखेंगे तो लिख सकते हैं कि वृत्त के यहाँ पर पकड़नी है कि कब त्रिज्या के सापेक्ष होगी और कब समय के सापेक्ष होगा। क्योंकि यहाँ पर जो त्रिज्या है वह समय के सापेक्ष बदल रहे हैं, तो आपसे क्षेत्रफल का भी परिवर्तन समय के सापेक्ष ही पूछना चाह रहा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर है ना dA/dt लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग dA/dr नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब त्रिज्या समय के सापेक्ष बदलेगी तो क्षेत्रफल को भी उसी हिसाब से ये ढूंढना चाहेगा। तो क्षेत्रफल का मान कितना होगा, πr²/dt। तो इसमें तो भाई क्या पाई का तो डिफरेंशिएशन होगी नहीं, डी देखिए r² का डिफरेंशिएशन होगा अभी पावर का, और बाटा में dr और फिर dr/dt। अच्छा यहाँ दिक्कत है क्या,
आप टी के सापेक्ष कर रहे हैं। अच्छा दिक्कत है तो इस तरह समझिए, इस तरह से यहाँ पर दो अलग अलग तरह से निर्भर करे। आप यहाँ पर समझेंगे हमारी बातों को। पहली बात है कि हमारी वृत्त के जो क्षेत्रफल है वह जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रफल त्रिज्या के अनुदिश बदल रही है। तो हम सीधे सीधे इसे लिखेंगे वृत्त में क्षेत्रफल परिवर्तन की दर कि dA/dr जी। हमारे यहाँ पर जो दो चीजें होगी, पहली चीज है कि हमारी जो क्षेत्रफल है वह त्रिज्या के हिसाब से बदलेगी। जैसे जैसे वृत्त की त्रिज्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। मतलब हम dA/dr लिखेंगे, क्षेत्रफल r के सापेक्ष बदल रहा है। और हमारा जो त्रिज्या जो है वो समय के सापेक्ष बदल रहा है। ओ तो यहाँ पर गुना में त्रिज्या dr/dt करेंगे नहीं, हमारा त्रिज्या जो है समय पर निर्भर कर रहा है। क्षेत्रफल त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है और त्रिज्या समय पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर dr/dt दोनों एक साथ लगेंगे। तो आप d πr² बटा dr/dt, तो इसका तो हम लोग 2πr कर देंगे और dr/dt। एक काम करते हैं, dr/dt का मान हम लिख रहे हैं 3, तो 3 लिख दीजिए। आपको मिल गया कितना 6πr। ठीक है, वह क्या मिला हमें dA/dt। फाइनली लिखते हैं dA/dt का यहाँ अर्थ आपको समझा दिया। कब कह रहा है आपको कि dA/dt तब आप निकालिए, कब, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, r = 10 सेंटीमीटर। तो 6π और r की जगह क्या देंगे, देखिए यही 6π लिखे, r की जगह केवल 10 रख दीजिए। तो 60π और अब इसका मात्रक देंगे, है ना, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा और समय बटा में t है ना, तो समय के मात्रक सेकंड। इसका अर्थ है कि भले ही त्रिज्या 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बदले, लेकिन जो वृत्त की क्षेत्रफल है वह 1 सेकंड में 60π के हिसाब से परिवर्तन होगी। इसका यही तात्पर्य है कि जो 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, से यही आपको पता चलती। तो इस तरह से हमारी जो राशियों के परिमाण के जो डिक्रीज और इंक्रीज करने की तरीका है, हम लोग उसी को इस पूरे लेसन में अध्ययन कर पाएंगे। तो इसके बाद हम लोग लेसन बनाते हैं, आप उदाहरण से पूरा समझ गए होंगे, तो नोट कर लीजिए इसे। इस लेसन में बहुत सारे आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन तथा परिमाप के सूत्रों का उपयोग होगा। तो हम लोग कुछ आकृतियों के हालांकि पढ़ लिए हैं पहले से ही, बहुत सारे क्लासों में, पिछले क्लासों में आप लोग पढ़ते आए हैं, तो उनको हालांकि लेकर कंफ्यूजन थोड़ी बहुत रहती है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक सूत्र लिख दे रहे हैं और आप लोग एक बार फिर से नोट कर लेंगे। अगर याद किए हैं तो क्या बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे और फिर तो याद तो हो ही जाएगी। हम वर्ग के लेकर बात करते हैं, इससे में जितने सारे उपयोग होंगे सूत्रों को हम उसी को जिक्र करेंगे और जिस रूप में हम लोग फाइनली उपयोग करेंगे उसी रूप में हम लोग लिखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि अगर कोई मान लेते हैं वर्ग है, वर्ग में तो जानते हैं सभी भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग की भुजा हम x मान लेते हैं। बढ़िया। तो जो वर्ग की जो परिमाप होती है 4 गुना भुजा होती है, मतलब क्या 4 गुना x, मतलब क्या 4x। इसी तरह वर्ग की जो क्षेत्रफल होती है भुजा स्क्वायर होती है, तो भुजा x माने हैं तो x² हम लोग लिखेंगे। वर्ग की जो विकर्ण होती है √2 गुना भुजा होता है, तो √2 गुना x लिखिए, या फिर ठीक है इतना ही रहने दीजिए, √2 गुना x लिख पाएंगे। इसी प्रकार जो आयत होती है, आयत को तो आप तो जानते हैं कि एक लंबाई होती है दूसरी चौड़ाई होती है। तो हम भले आप लोग l और b मानते होंगे पहले की आकृतियों में, लेकिन जब हम लोग इस लेसन को बनाएंगे तो x और y मानकर चलेंगे और उसी के अनुदिश डिफरेंशिएशन करना चूंकि आसान होगा, तो लंबाई को x और चौड़ाई को y मानकर चलते हैं। तो परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, तो 2 इंटू आप x प्लस वाई लिखेंगे, क्योंकि लंबाई को हमने क्या x मान रखा है और चौड़ाई को y मान रखा है। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होती है, तो x गुना y कीजिए या x y कीजिए। ठीक है, ये आपके क्षेत्रफल हो गए x लंबाई और ये चौड़ाई। आपके जो विकर्ण होते हैं इस आयत की जो विकर्ण ये d होगा, ये √अंडर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर प्लस में, तो x² प्लस y²। फिर इसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज के लेकर हम लोग बात करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में हम सभी भुजा तो बराबर होती है और भुजा को हम लोग x माने हैं। जब सब भुजा बराबर सब x होगी तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा x है तो x²
और इसी तरह समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होते हैं सब भुजा को जोड़कर 3 गुना भुजा, तो 3x ये इसका परिमाप हो गया। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज में आते हैं, तो समकोण त्रिभुज में आधार और ये ऊंचाई हो गया। तो समकोण त्रिभुज में जो आधार को x माने और ऊंचाई को y माने, तो इसमें 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि जिस त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया हो तो हम लोग तो वही सूत्र लगाते हैं। तो 1/2 गुना आधार x और ऊंचाई y। बढ़िया है। इसी प्रकार से अगर हम ऊंचाई के लिए बात करते हैं इसमें, तो ऊंचाई बराबर है आपको क्या हो जाएंगे, ऊंचाई नहीं, कर्ण बराबर, हम अगर बात करते हैं कर्ण के लिए तो रूट अंडर ये लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बढ़िया है। अब देखिए वृत्त के, अगर ये वृत्त का चित्र तो आप देख रहे हैं हम इसकी त्रिज्या r माने हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर ही होता है। और परिमाप या फिर परिधि दोनों एक ही बात है। वृत्त की परिधि के लिए बात कीजिए या परिमाप के लिए या परिमिति के लिए, तीनों तो एक ही बात होती है। इसका होता है 2 पाई r। बढ़िया। अब एक गोला के लिए अगर बात करते हैं, तो गोला में तो वृत्त और गोला, हालांकि चित्र तो ये चूंकि 2 डायमेंशनल बोर्ड है, तो बोर्ड तो 2 डायमेंशनल ही होते हैं, उस पर आप चित्र अगर बनाएंगे तो एक ही जैसा बनेगा। थोड़ा सा इस तरह से दिखा दिया। आप गोला और वृत्त में अंतर समझ रहे होंगे। एक पन्ने पर आप वृत्त खींच सकते हैं और जो गोला है वो आप किसी गेंद को ले सकते हैं। गेंद और पन्ने पर खींचा हुआ वृत्त दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क आप समझ रहे हैं। आप तो गेंद वाला गोला कहलाएगा और जो पन्ने पर पन्ना पर खींच रहे हैं पेज पर, एक सादा पेज पर, वो आपका वृत्त हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा गोला का, इसमें 4 पाई r स्क्वायर होती है। और अगर गोला के आयतन के लिए बात करें तो 4/3 पाई r क्यूब होती है। तो इस तरह से आपके होते हैं। इसके बाद में ये शंकु है। शंकु में तो जानते ही हैं कि इस टोपी जो नहीं है आपके बर्थडे पार्टी वगैरह या होली या क्रिसमस डे पर टोपी पहनते, उसी तरह का ये आपका शंकु है। ये बिल्कुल त्रिभुज जैसा नहीं है। तो शंकु के हम त्रिज्या को r, इसकी तिर्यक ऊंचाई l और ऊंचाई को h माने हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही इसमें उपयोग होता है, पाई r l। इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 के बराबर नहीं यूज की जाती। पूरा इस लेसन में जिस आधार पर क्वेश्चन दिए गए हम उतना ही आपको सूत्र लिखना चाह रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। आयतन इसका क्या होता है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, और तिर्यक ऊंचाई l बराबर तो आपको पता है कि r स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर होती है। अब बेलन के लिए बात करते हैं। तो बेलन का तो आप चित्र समझ रहे हैं कि ये एक गोलाकार पाइप जो होती है वो बेलन जैसा होता है, ऊपर भी इस तरह से भी। तो बेलन में जो क्या आयतन जो होते हैं वो आयतन पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक। और जो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का उपयोग करते हैं, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय कितना 2 पाई r, और इसमें हम जोड़ देते हैं इसके ऊपर वाले और नीचे वाले वृत्त के क्षेत्रफल, तो 2 पाई r स्क्वायर। तो इस प्रकार से 2 पाई r अगर कॉमन निकालेंगे 2 पाई r h होता है ना, तो r प्लस h आएगा, माने इतना इसका s का मान होगा और इसी को यूज करेंगे। ये आप घन देख रहे हैं, घन के तो सभी भुजाएं बराबर होती, हम x मान कर चलेंगे घन में। तो जो x है वो अगर आयतन बात करते हैं तो भुजा क्यूब होती है, तो x क्यूब हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम क्षेत्रफल के लिए बात करें तो 6 गुना भुजा स्क्वायर 6 गुना x स्क्वायर। तो इस तरह से आपके इतने सारे सूत्र यूज होंगे, इतने सारी आकृतियों की। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं अपने लेसन के हिसाब से। हम अपने लेसन के जो उदाहरण 2 है उसको इसमें देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एक घन का आयतन है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक घन है, हम मान लिया कि इस तरह का ये घन है, उसका उस घन का जो आयतन है वो क्या करे कि 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब क्या, एक सेकंड में उस घन की जो आयतन है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जा रहा है। तो कह रहे हैं कि यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कोर मतलब क्या, भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आप उस समय बताइए कि इसके क्षेत्रफल किस रेट से बढ़ रहा है या किस दर से बढ़ रहा है। तो अब सिंपल बात है, इसमें आपको सबसे पहले दिया है कि घन के आयतन बढ़ रहा है,
मतलब क्या, घन के आयतन के परिवर्तन की दर दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है कि घन के परिवर्तन की दर डीवी और बाटा में किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है आयतन, तो देखिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि क्षेत्रफल परिवर्तन के दर बताइए, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करनी है कि किसके सापेक्ष निकालनी है हमें, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, माने यहाँ पर से पता चलता है कि समय के सापेक्ष आयतन बदल रही है, तो क्षेत्रफल को भी परिवर्तन की जो दर निकालेंगे वो भी समय के सापेक्ष ही हमें निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं, इसका अर्थ है कि दिया हुआ है डीवी बाटा डी। तो डीवी बाटा डी मतलब क्या है, डी घन की आयतन क्या होती है, भुजा क्यूब, मतलब एक्स क्यूब बटा में dt। तो जब आप डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो देखिएगा, अभी पावर के लिए डिफरेंशिएशन होगी, यहां से समझिए हमारी बात को, पावर के लिए तो डी एक्स क्यूब भी सच में ऐसे लिखा जाना चाहिए था, या फिर ऐसे कीजिए ना, एक्स डी एक्स क्यूब बटा डी टी है तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, भाई यहाँ एक्स है यहाँ टी है, तो जब अलग अलग होती है तो डिफरेंशिएशन में अलग अलग होने के कारण हम लोग dx बाई डी टी लिखेंगे, नहीं क्या। अब जानते हैं ना भाई क्या कि जैसे आपको बता रहे थे, अगर डी एक्स क्यू बाई डी एक्स होता तब तो हम 3x के पावर एन माइनस वन करके 3x स्क्वायर कर देते, लेकिन अगर डी एक्स क्यू बाई डी टी है तो ये दोनों देखिए एक जैसे थे, ये और ये x के सापेक्ष ही एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष हो रहा है, तो इसके लिए ये तो जरूर करेंगे n माइनस वन, लेकिन अलग अलग होने के कारण एक बार इसको तो हम लोग लिखते हैं, याद कीजिए ना प्रश्नावली 5.4 को आप लोग, इसी तरह से dx बाई डी टी हम लोग किया करते थे। तो आपको इसमें dx बाई डी टी इतना दे दिए, हाँ dv बाई डी टी का मान पहले से दे रखा है, देखिए कितना, ये dv बाई डी टी का मान दिया है 9 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड, तो dv बाई डी टी के जगह पर आप रख दीजिए 9 बराबर 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी का मान निकालिए, इसको बटा मिलाइए, या 9 बटा 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, 3 का 9 हो जाएगा, या आपको dx बाई डी टी का मान 3 बटा एक्स स्क्वायर मिल गया। इसे फर्स्ट मान लीजिए, काम आएगा कब, हमें क्षेत्रफल परिवर्तन की दर निकालेंगे, तो निकालिए, तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो डी ए बाई डी टी, नहीं टी के सापेक्ष करेंगे ना, क्योंकि जब ये टी के सापेक्ष बढ़ रहा है तो ये भी टी के सापेक्ष ही किया जाएगा। आपको बताइए दिए किसके सापेक्ष करनी है, इसके लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, आप सीधे सीधे ढुकिए यहाँ पर और क्वेश्चन को देखिए, यहाँ चूंकि समय के सापेक्ष यह है तो ये भी समय के अपेक्ष सापेक्ष चाहिए। तो डी घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा बटा डी टी बराबर 6 का तो डिफरेंशिएशन होगी नहीं, यहाँ पर देख लीजिए डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी। तो हम लोग क्या करेंगे इसके डिफरेंशिएशन के लिए, तो यहाँ पर 6 और ये तो लगेगा ना जी n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, और चूंकि x और t अलग अलग है तो इसके लिए हम लिख दे रहे हैं डी एक्स बाई डी टी। तो 6 दूनी 12x गुना डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए dx बाई डी टी का मान हम लोग पहले से निकाल चुके हैं 3 बटा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप रख दीजिए 12x स्क्वायर बटा गुना 3 बटा एक्स स्क्वायर, कहाँ से चेंज किया आपने, फर्स्ट से, अब गुना कीजिए तो ये एक्स है ना जी, कट जाएगा एक्स बार में, तो ये 36 बटा एक्स आया, कितना मान है डी ए बाई डी टी। तो कह रहा है कि जब कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तब आप क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, माने कोर मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 10 होने पर अब यहाँ से आप निकालने के बाद निकाल दीजिए x बराबर 10, तो 36, और इसमें भी x के जगह 10 रखिए, बराबर 3.6। और आप क्या करेंगे
कि इसके मात्रक भी लिख देंगे, क्षेत्रफल की मात्रक, क्योंकि सेंटीमीटर दिया है कोर की लंबाई, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाटा समय की मात्रक सेकंड, ये आपका आंसर है। तो अब से इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आयतन भाई बदल रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, हम लिख दिया डीबी। हाँ, चूंकि पर सेकंड दिया है इसलिए बाटा में टी लिखेंगे यहाँ सेकंड के कारण, तो डीबी बाई डी का मान दे दिया है इतनी, अच्छी बात है। तो कह रहे हैं कि आप क्षेत्रफल परिवर्तन की दर निकालिए, तो हम देखें कि जब डीबी बाई डी दिया है तो v का मान अब डिफ्रेंशिएशन करके चेक कर लेते हैं। v का मान रख दिया एक्स क्यूब dt, और इसका तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इतनी आएगी। इसका मान चूंकि 9 है तो 3x का dx बाई dt बराबर 9, इसको फिर भागा में ले जाइए पूरे पूरे। इस तरह से आप dx बाई dt का मान निकालने में सफल रहे। dx बाई dt का मान इसलिए निकाले क्योंकि आपके क्षेत्रफल परिवर्तन के दर में वो काम आएगी। तो हमने dx बाई dt निकालने के बाद da बाई dt निकाले, बढ़िया। तो da बाई dt भी आप यहाँ तक पहुंचे, देखें कि dx बाई dt आ रहा है और dx बाई dt का मान ढूंढे हैं, फिर इसको यहाँ पर रख दिए। रखने के बाद में जब फाइनली हमें da बाई dt का मान आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन के पास चलेंगे कि x का मान कितना दिया है। x का मान 10 दिया है तो फिर हम x के जगह 10 लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक आध एग्जाम्पल और करके हम लोग देखते हैं। लेसन में इसी तरह का मैथ है, आप बनाइए। उदाहरण 3 हम लोग देखेंगे। उदाहरण 3 में दिया है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, ठीक है। उसके उस झील के जो जल है वो स्थिर थे, शांत थे, उसमें एक पत्थर डाला जाता है और जो तरंग है वो वृत्त के रूप में बढ़ता है। जैसे मान लेते हैं कि शुरू में इतना था, फिर ऐसे 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 बढ़ रहा है। फिर कह रहा है कि वृत्तों में जो तरंग के जो वृत्त है उसमें 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से बढ़ती है। वो मतलब देखिए शुरू में इतना था तो 1 सेकंड में ये 4 सेंटीमीटर इतना बढ़ जाए। इसका अर्थ है कि 4 सेंटीमीटर बढ़ने के तात्पर्य क्या है, इसकी त्रिज्या बढ़ रही है भाई। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, एक सेकंड में 4 सेंटीमीटर बढ़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमें डी आर बाई किसके सापेक्ष, सेकंड, dt का मान दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां से आप पकड़ना सीखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि वृत्त बढ़ रहा है। वृत्त बढ़ने का तात्पर्य क्या है कि सभी माने 1 सेकंड में 4 सेकंड में, माने सभी तरफ से, माने चारों ओर से 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर बढ़ता जाएगा, बढ़िया। तो इसका चारों ओर से बढ़ने का अर्थ क्या है, माने इसका यहाँ था तो यहाँ से यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ से 4 से 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर बढ़, मतलब त्रिज्या ही तो बढ़ रही है। और देख रहे हैं कि सेकंड दिया है माने समय के सापेक्ष, तो इसलिए हम स्पष्ट लिखेंगे डी आर बाई डी टी बराबर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो फिर कह रहा है तो वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या जब 10 सेंटीमीटर होगी तो उसकी क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ेगी। मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है। डीए बाई किसके सापेक्ष, dt, क्योंकि यहाँ t के सापेक्ष बढ़ने हैं तो ये भी t के सापेक्ष बढ़नी चाहिए। अब सुनिए डीए बाई dt करेंगे तो देखिए d पाई आर स्क्वायर बाई dt, ठीक, बराबर पाई का तो होगा डी आर स्क्वायर बाई dt, तो पाई ये तो n इंटू एक्स के पावर n-1 पर तो जाएगा ही जाएगा, और r और t अलग अलग है तो डी आर बाई डी टी एक अलग से लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको मिल गया 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। तो थोड़ा डी आर बाई डी टी का मान दिया हुआ है, रख दीजिए ना, 2 पाई आर गुना 4, 8 पाई आर, ये डी आर बाई डी टी का मान निकल गया। तो कह रहे हैं कि इतना नहीं, जब r का मान कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो, तब क्षेत्रफल परिवर्तन निकालिए। तो आप इस यहाँ तक आने के बाद में फिर क्वेश्चन में देख लीजिए r का मान कितना दिया है, क्योंकि यहाँ r का मान पुट करेंगे। जब भी आंसर आता है ना तो हमेशा एक संख्या के रूप में आता है। तो पाई तो संख्या है, 8 भी संख्या है, r का कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो हमें क्वेश्चन देगा। तो क्वेश्चन से आप देख लीजिए डी ए बाई डी टी, और कब भाई, तो जब r बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 8 पाई गुना 10 बराबर 80 पाई, और कितना, क्षेत्रफल का मात्रक अंत में लिखिए सेंटीमीटर स्क्वायर और समय का मात्रक सेकंड। तो ये आपका आंसर आ, माने 1 सेकंड में 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर
इस तरंग का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, इसका तात्पर्य है। नेक्स्ट एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण 4 को देखते हैं। उदाहरण 4 एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम लोग इसको थोड़ा आराम से देखेंगे। कह रहा है प्रश्न में देखेंगे, एक लाइन हम पढ़ते हैं। दिया है कि किसी आयत की लंबाई x, हम आयत की लंबाई को x मान लिया, 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब किसी राशि की जो परिवर्तन की दर जब इंक्रीज करेगी मतलब बढ़ेगी तो प्लस में लिखते हैं, और जब डिक्रीज करेगी घटेगी तो उसे माइनस में लिखी जाती है। तो यहाँ पर ये घट रही है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर मिनट मतलब लंबाई जो dx है वह परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, पर मिनट मतलब समय के सापेक्ष। तो dx/dt लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी 3 सेंटीमीटर पर मिनट। चूंकि घट रही है इसलिए हम इसे माइनस देकर लिखेंगे। बढ़िया। और कह रहा है कि और इसकी जो चौड़ाई है y, चौड़ाई को हम y मान लिए, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यह भी समय के सापेक्ष मिनट दिया हुआ है, यह भी समय के सापेक्ष ही बदल रहा है। मतलब क्या 2 dy/dt का मान 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा यहाँ पर दिया है घट रही है, ये भी घट रहा है जी, कोई तो बढ़ रहा होगा। क्वेश्चन को देखते हैं गलत क्या लिखा है, ये बढ़ रहा है। या जो है ना ये जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई क्या कर रही है कि इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि चौड़ाई बढ़ रही है इसलिए इसे प्लस में लिखेंगे। तो कहता है आगे कि जब x बराबर 10 सेंटीमीटर में लंबाई जब 10 हो और चौड़ाई जब 6 सेंटीमीटर हो तो आप आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताइए। तो सिंपल बात है, चूंकि परिमाप में परिवर्तन की दर पूछ रहा है तो आप परिमाप के सूत्र लिखेंगे। तो आराम से पहले चलिए, आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर, इसका तात्पर्य क्या है dp/dt खोज रहा है आपसे। चूंकि समय के सापेक्ष ये सब हो रहा है तो ये भी होगा। तो आप पहले ये जानते हैं कि जो पहले परिमाप आप जानते हैं, आयत के परिमाप जो p होता है वह 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। तो परिवर्तन की दर जो होगी 2 इंटू डी एक्स प्लस वाई बाई डी टी। अब ये चूंकि इस तरह से है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं dx/dt, दोनों का डिफरेंशिएशन होगा ना, और dy/dt। चूंकि t के सापेक्ष हो रहा है तो एक जैसा है नहीं कि सूत्र पर बैठेंगे। अब दोनों को मान रख दीजिए, 2 इंटू dx/dt का मान -3 और dy/dt का मान +2। तो इस तरह से आपको 2 गुना -1 -2 मतलब dp/dt का मान कितना निकला -2। हाँ मात्रक लिखिए, परिमाप का मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक मिनट में दिया है वहां ना, तो फिर मिनट ही लिखिए। इसका अर्थ है कि इसका परिमाप घटेगा कितना, माइनस का अर्थ है कि इसका परिमाप घटेगी भाई कितना भाई 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल परिवर्तन की दर बताइए। तो आयत की पहले क्षेत्रफल लिख दीजिए, क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल परिवर्तन की दर क्या होगी, परिवर्तन की दर dA/dt। तो सुनिए क्या करेंगे हम, u इंटू v पर डिफरेंशिएशन करेंगे, u की डिफरेंशिएशन dx/dt, v जैसे वैसे ही रखिए, प्लस v की डिफरेंशिएशन y की यहाँ लिख देते हैं dy/dt, और u जैसे वैसे ही रखिए। तो आपको dA/dt का जो मान मिला वो dx/dt का मान -3 है तो रख दीजिए -3 y, प्लस dy/dt का मान 2 है तो लिख दीजिए 2 और x। तो आपको dA/dt का मान चाहिए कब, जब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो मान रख दीजिए आप इसमें -3 y की जगह पर 6
और x के जगह पर 10, तो आपको मिल जाएंगे -18 + 20 बराबर कितना, इस तरह से आपको मिल गया -18 + 20 2, और क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और समय का मात्रक मिनट। तो इस तरह से आपको ये आंसर है। इसका अर्थ है कि जो क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये परिमाप घटेगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, और इसके आधार पर जो लेसन है, आप लेसन के सारे हिस्से को कर पाएंगे। आप थोड़ी सा उसे मेहनत कीजिए, आप 1 बार 2 बार 3 बार गलती कर करके बनाइए, वो आपसे निश्चित रूप से बन जाएंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताइए कौन कौन से आप क्वेश्चन बना चुके हैं। तो आप लोग इसे नोट करेंगे और बिल्कुल कमेंट करके हमें दीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे हो चुके हैं।